वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स सेशन की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं। अमेजन के नए सीईओ बने हैं एंडी जैसी। अमेजन के नए सीईओ बनेंगे एंडी जैसी। अगर हम बात करें अमेजन कंपनी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। ठीक है, अमेजन कंपनी की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। और इसके अगले सीईओ कौन होंगे? एंडी जैसी होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन इसके सीईओ थे? तो जेफ बेजोस थे। जेफ बेजोस जो है वो संस्थापक, वो इस संस्था के स्थापना के समय से ही सीईओ पोस्ट पे थे, यानी 27 वर्षों तक वो सीईओ के पोस्ट पे थे। और फाइनली वो अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, इस पोस्ट से, और इस पोस्ट पे होंगे एंडी जैसी। और उनका जो होगा, उनका जो पद होगा वो हो जाएगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का, यानी अब जो हो जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, और अगले सीईओ कौन हो जाएंगे? एंडी जैसी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ है वो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है सत्या नाडेला। उसके बाद फिर अगर हम बात करें गूगल कंपनी के, तो इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। और अगर हम बात करें एप्पल कंपनी के, तो इसके सीईओ हैं टिम कुक। ठीक है, और उसके बाद एलन मस्क जो हो गए वो आपके इस कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क। तो इसके फाउंडर और सीईओ हैं इस कंपनी के, स्पेसएक्स के। ठीक है, ये तो आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस देश ने UNFCCC के COP28 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो जो UNFCCC है, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो संस्था है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है बर्लिन में। इसका मुख्यालय है बर्लिन में, जर्मनी में। ठीक है, और इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं? कितने टोटल इसके मेंबर्स कंट्री हैं? तो 197 इसके मेंबर कंट्री हो गए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसी संस्था की, ठीक है, मेजबानी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। ठीक है, COP28 की मेजबानी करने की घोषणा की गई। अगर हम COP25 की बात करें, तो COP25 का आयोजन हुआ था स्पेन के मैड्रिड शहर में। और जो COP26 है, ठीक है, इसका जो सम्मेलन होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ये होने वाला है आपका ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। ठीक है, और जो COP27 है ये अभी प्रस्तावित नहीं है, लेकिन जो COP28 है, जो 2023 में जो होने वाला है, ठीक है, उसकी मेजबानी करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसकी घोषणा की गई है UAE द्वारा। क्लियर है? इसके बाद फिर अगर हम बात करें COP फर्स्ट की, तो COP फर्स्ट का जो है उसका आयोजन हुआ था 1995 में। जो COP फर्स्ट था इसका आयोजन हुआ था 1995 में, COP फर्स्ट हुआ था 1995 में। और भारत ने भी एक बार इसकी मेजबानी की है। कब की है? COP8 के समय की है। COP8 के समय की है, 2002 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी संस्था के जो सदस्य मेंबर है, ठीक है, उनके द्वारा किसी विषय पे, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन के विषय पे बात विचार करना, उसी को बोलता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, और जिस क्रम में उसका बैठक होता है वही नाम दिया जाता है। COP8 हो गया, COP10 हो गया, इसी तरह। क्लियर है? अगर हम बात करें COP13 की, तो हमारे गांधीनगर गुजरात में एक COP13 हुआ था। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हुआ था COP13 का आयोजन। ठीक है, तो ये जो COP13 था, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित नहीं था, ये आपका था प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से संबंधित, प्रवासी पक्षियों के
संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज या बर्ड्स। अगर हम बात करें COP30 की तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, और इसका शुभंकर था वो आपका राजस्थान का जो राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड था वही इसका शुभंकर था इस COP13 का। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वो है कि किस एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है। किस एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा नासा। नासा के द्वारा 2023 में, ठीक है, अपने मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की गई है। अगर नासा के हम, ठीक है, प्रशासक की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर, तो जो नासा कंपनी के, जो नासा के जो प्रशासक हैं, ठीक है, वो है बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन है, ठीक है, नासा कंपनी के प्रशासक। क्लियर। और 2023 तक वो मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रहा है। अगर हम बात करें कि जो 1969 में, ठीक है, अपोलो यान गया था, अपोलो 11 जो यान गया था, ठीक है, उसमें 3 व्यक्ति गए थे। एक गए थे आपका नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा हो गए बज़ एल्ड्रिन और तीसरे हो गए माइकल कॉलिंस। तो उनमें से किनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? तो माइकल कॉलिंस का। उस तीनों में से एक व्यक्ति जो थे माइकल कॉलिंस, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, वो अपोलो 11 जो मिशन यानी चंद्रमा पर जाने वाले 3 व्यक्ति वहीं सबसे पहले थे। ठीक है, अपोलो यान से गए थे 1969 में। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें भारत के चंद्रयान मिशन की, तो जो भारत का चंद्रयान 1 मिशन है, चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन है, ये आपका 2008 में गया था। और किस रॉकेट से गया था? तो ये गया था आपका PSLV C-11। ठीक है, इस रॉकेट से गया था चंद्रयान 1 मिशन। और उसके बाद अगर चंद्रयान 2 की बात करें, जो चंद्रयान 2 मिशन है वो गया था आपका 2019 में गया था। और ये किस यान से गया था? तो ये गया था GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 रॉकेट से गया था। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद आगे फिर क्वेश्चन एक है कि IB और रॉ के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? अगर हम बात करें IB और रॉ के निदेशक के कार्यकाल की, तो जो IB और रॉ के निदेशक थे, ठीक है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्षों के लिए, यानी जून 2022 तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर IB की बात करें तो IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत में हो रही आतंकी गतिविधियों पर, ठीक है, नज़र रखता है और उनको रोकने के लिए कार्य करता है IB। और अगर हम रॉ की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो भारत के बाहर से, ठीक है, भारत के बाहर से, भारत में जो आतंकी गतिविधियाँ भारत के बाहर के द्वारा, ठीक है, अन्य देशों द्वारा जो आतंकी गतिविधियाँ भारत में कराई जा रही है, उस पर वो नज़र रखता है। ठीक है, तो यानी वो देश से बाहर जो उपद्रवी तत्व हैं देश में, ठीक है, शांति कायम करना नहीं चाहते, ठीक है, उन पर नज़र रखता है रॉ। और IB जो होता है वो देश में अपना जो आतंकी गतिविधियाँ हैं उन सब पर नियंत्रण अपना रखता है IB। अगर हम बात करें IB के निदेशक की, तो इनका नाम है अरविंद कुमार। और जो आपके रॉ है, रॉ के निदेशक हैं सामंत कुमार। ठीक है, इनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला था, तो इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 1 वर्षों के लिए, यानी वो अगले साल 2022 में, जून 2022 तक, ठीक है, उनके सेवा का विस्तार किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें रॉ और IB के, ये अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो ये अपना रिपोर्ट देते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, या जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उससे अपना ये रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वाले क्वेश्चन के विषय में बात करें कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, MP गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। अगर हम अंकुर योजना की बात करें तो अंकुर योजना में, ठीक है, जनरली एक ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर जो पौधा आप लगाएंगे उसके मॉनिटरिंग से रिलेटेड सारी सूचनाएं उसमें डालनी है। और उसके बाद फिर इस योजना के तहत अगर वृक्ष जो व्यक्ति लगाएंगे, ठीक है, उसे पुरस्कृत करने की भी बात कही गई है। यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है अंकुर योजना। ठीक है,
इसी से रिलेटेड बिहार सरकार द्वारा भी एक योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, वृक्षारोपण को ही बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। उसका फिर आगे जो क्वेश्चन आपका दिया है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने आपके प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा बने हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक अलग स्टेट बना 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के। अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? एन.वी. रमन्ना है, जो 48वें क्रम के हैं, ठीक है, 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े थे, 47वें क्रम के, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर हम बात करें महिला न्यायाधीशों की, तो भारत के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला जो थी वो फातिमा बीबी थी, और हाई कोर्ट की जज बनने वाली केरल की अन्ना चांडी। लेकिन अगर हम बात करें हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य जज, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी, जो हिमाचल हाई कोर्ट की मुख्य जज बनी थी, ठीक है, चीफ जज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट की जो है चीफ जज अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, क्लियर। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन दिया है आपका 7वें नंबर का, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की जो दिल्ली में है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें जो अहमदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम, जो वल्लभ भाई पटेल के नाम पे उसका नाम रखा जाना था, लेकिन फिर उसका फाइनली नाम क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। और लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम है उसका नाम रख दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ, ठीक है। और चेपक स्टेडियम का है, तो चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। अगर हम चेपक स्टेडियम के विषय में बात करें तो जो IPL का 14वां संस्करण हुआ था उसका फर्स्ट मैच चेपक स्टेडियम चेन्नई में हुआ था, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम आपका हो गया मुंबई में। ईडन गार्डन स्टेडियम ये आपका हो गया कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा अभी एक लॉन्च किया गया ऐप जिसका नाम है आकांक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने ये ऐप लॉन्च किया गया है जो कंपनी द्वारा, ठीक है, जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट या कुछ हिस्सा, ठीक है, CSR में लगाया जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सामाजिक कार्यों के लिए। तो जो CSR में पैसा लगाना है, यानी कॉर्पोरेट के जो कुछ मेंबर होंगे और सरकार के कुछ मेंबर, ठीक है, उन दोनों के विषय में तालमेल बैठाने के लिए या परस्पर कम्युनिकेट करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आकांक्षा पोर्टल शुरू की गई है, ठीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा जो कॉर्पोरेट के जो लोग हैं और जो सरकार के लोग हैं वो अपना बात विचार करके कितनी सीमा CSR की कितनी सीमा होगी, ठीक है, उसको कहाँ खर्च करना है उसके विषय में सारी बातें होंगी, क्लियर। उसके बाद फिर आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसने प्राप्त किया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड की बात करें, ठीक है, तो ये मिला है प्रोफेसर CNR राव को। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किसे मिला है? प्रोफेसर CNR राव को, ठीक है। इसे उस ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है, ऊर्जा अनुसंधान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसे एनी अवार्ड को। अगर हम बात करें कि प्रोफेसर CNR राव को यह अवार्ड क्यों दिया गया है? प्रोफेसर CNR राव को यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो यह अवार्ड उन्हें मिला है कार्बन नैनो ट्यूब के, कार्बन जो नैनो ट्यूब है, ठीक है, उनके द्विआयामी सिद्धांत के लिए, कार्बन नैनो ट्यूब के द्विआयामी सिद्धांत के लिए, कार्बन नैनो ट्यूब के द्विआयामी सिद्धांत के लिए मिला है उनको एनी अवार्ड 2020, ठीक है, प्रोफेसर CNR राव की। अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज, ठीक है, गांधी पीस प्राइज 2019, तो गांधी पीस प्राइज जो 2019 है वो मिला है
कबूस बिन सैयद को, कबूस बिन सैयद जो ओमान के हैं, ठीक है, उन्हें मिला है गांधी पीस प्राइज़ 2019। और अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज़ 2020 की, तो ये मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। शेख मुजीबुर रहमान को मिला है गांधी पीस प्राइज़ 2020, ठीक है। उसके बाद फिर हम और अवार्ड की बात करें तो जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, वो हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए मिला है अनामिका को, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लिए मिला है अनामिका को। और अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए मिला है आपका अनामिका को, ठीक है। और उस किताब का नाम क्या है, किस रचना के लिए उन्हें मिला है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020? तो ये आपका मिला है टोकरी में दिंगत। टोकरी में दिंगत जो पुस्तक है, उस पुस्तक के लिए मिला है अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। टोकरी में दिंगत, ठीक है, अनामिका को मिला है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड। किस पुस्तक के लिए? टोकरी में दिंगत के लिए। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मिला है सुब्रमण्यम को, और उनकी पुस्तक जो है, उनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है और उनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। क्लियर है? तो ये आपके हो गए 9th नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को, ठीक है। और इस महीने के अन्य दिवस की बात करें तो आपका जो 1 मई है उस दिन को मनाते हैं महाराष्ट्र डे, ठीक है, गुजरात दिवस, और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये मनाया जाता है 1 मई को। और अगर हम 2 मई की बात करें तो 2 मई को मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 2 मई को। 3 मई की बात करें तो 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और उसके बाद फिर 4 मई की बात करें तो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाते हैं 4 मई को। और उसके बाद फिर अगर 6 मई की बात करें तो 6 मई को मनाते हैं, 5 मई को मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। और अगर 7 मई की बात करें तो उस दिन मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स डे, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। और 8 मई को मनाते हैं वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। 8 मई को 2-3 दिवस मनाते हैं, एक मनाते हैं 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद फिर विश्व थैलीसीमिया डे, विश्व थैलीसीमिया डे। और उसके बाद एक मनाते हैं प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी मनाते हैं 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद 11 मई की बात करें तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई की बात करें तो 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। और 16 मई की बात करें तो 16 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है। और 17 मई को मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी विश्व रक्तचाप दिवस। और 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस। और फिर 25 मई को मनाते हैं आपका विश्व थायराइड दिवस। और ये 29 मई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।